हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल मोशन, जिसका एक और नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो ये रिजिड बॉडी डायनामिक्स रोटेशनल मोशन का पहला लेक्चर है और इसको जब हम लोग शुरू करेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट का। जैसा हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, ठीक उसी तरह हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालेंगे और अलग अलग तरह की रिजिड बॉडीज के बारे में देखेंगे कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और फिर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद मिलेगा हमें टॉर्क और फिर एंगुलर मोमेंटम और फिर कंजर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे लेक्चर्स में होने वाला है, इस पूरे सीरीज में होने वाला है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए पूरे एंड तक। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कमेंट और लाइक शेयर कर दीजिए। और न्यू स्टूडेंट्स या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में उन्हें इनवाइट कीजिए इस चैनल पर आने के लिए और फिजिक्स का फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें रिजिड बॉडी की। तो रिजिड बॉडी कहते किसे। ठीक है, रिजिड बॉडी सबसे पहले बात करते हैं रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन एक्चुअली में क्या है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है। तो चूंकि रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी होता क्या है। रिजिड बॉडी हम उसे कहेंगे, रिजिड बॉडी का मतलब होता है ठोस। ठीक है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ, ठोस। ठोस कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए और उस ऑब्जेक्ट के पास जो भी पॉइंट्स है, उस दो पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर चेंज ना हो उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी कहने का मतलब क्या है कि बॉडी इज सेड टू बी रिजिड, बॉडी इज सेड टू बी रिजिड, बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if the distance ठीक है, if the distance between the 2 points, if the distance between the 2 points will not change under the influence of external force। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स क्या मतलब है इसका, ये फिगर से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने इसके ऊपर एक रिजिड बॉडी डाल दिया। ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी, और इस रिजिड बॉडी में दो पॉइंट हमने मार्क कर लिए। ठीक है, दो पॉइंट हमने क्या किए, मार्क कर लिए, और स्केल से इस दो पॉइंट के बीच की दूरी को हमने देख लिया कि कितना कितना है। मान लेते हैं कुछ भी है x। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, F1 F2, F1 और F2 हमने फोर्स लगाया। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये जो x है ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं इस पर, फोर्स ऑफ कंप्रेशन या फोर्स ऑफ एक्सपेंशन, उस दोनों फोर्स को हम लगा रहे हैं और दोनों के लगाने के बावजूद इस x में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, मतलब कि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये बॉडी कैसा है, रिजिड बॉडी, और ये क्या है, ठोस। ठीक है, ये क्या कहेगा, इसे क्या कहेंगे हम लोग, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का एग्जांपल आपको समझ में आ गया। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, और जब हम इसे दबा रहे हैं, ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, रिजिड बॉडी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नेचर में कोई भी परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। मतलब ये कि आप फोर्स लगाते ही जा रहे हैं और वो कभी डिफॉर्म नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी नेचर में परफेक्टली रिजिड, मतलब हर बॉडी का एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा जैसे ही आप देंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो वो उसके दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसा आपने बहुत सारा रील्स देखा होगा
कि एक मशीन आता है, उस मशीन के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट रख के दबाता चला जाता है और वो न्यूटन उस पर दिखाता है कि कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो हर बॉडी एक लिमिट के बाद उसको रिजिडिटी को खो देगा, ठीक है। लेकिन रिजिड का डेफिनेशन क्या होगा? तो रिजिड का डेफिनेशन यही कि जब आप उस पर फोर्स लगाएं तो वो दो जो फोर्सेस है, उस फोर्सेस की वजह से उसके पास जो 2 पॉइंट्स है, उस 2 पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो, तो हम क्या कहेंगे? उसे रिजिड कहेंगे। अब ये जो रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो रिजिड बॉडी के मोशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी मोशन, रिजिड बॉडीज मोशन, ठीक है। रिजिड बॉडीज मोशन क्या है? ठीक है, रिजिड बॉडीज मोशन क्या है? एक सेकंड जरा बताना, तो ये कट रहा है क्या? दो ही आ रहा है बस। ये आ रहा है, हाँ। ये मिटा दे, हाँ, मिटा। ठीक है। रिजिड बॉडी मोशन, रिजिड बॉडी मोशन क्या है? देखिए, रिजिड बॉडी मोशन कहने का मतलब कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 11 के फिजिक्स को स्टार्ट किया था, तो मोशन में सबसे पहले यही पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन के बाद, कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास 2 पॉइंट है, इसके पास 2 पॉइंट है, ए और दूसरा पॉइंट बी, दोनों के बीच की दूरी कुछ भी है, कांस्टेंट है। चूंकि ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के मोशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये जा रहा है इस तरह से स्ट्रेट। इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। जो जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसी को दिमाग में बैठाना है, रिकॉल करना है और आगे बढ़ते चले जाना है, और सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका कुछ ना कुछ मास हो तो होगा। इस बॉडी का, रिजिड बॉडी है तो इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। अब जब इसके पास मास है तो इसके पास, चूंकि ये मोशन में है, इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास मास है, तो इसके पास मोमेंटम होगा, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 12 mv², ठीक है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। पाथ कैसा है? स्ट्रेट। कैसा चल रहा है? ये सीधा, सीधा चल रहा है, सीधा चलना, ठीक है, सीधा चल रहा है एकदम स्ट्रेट। अब इसके बाद कुछ पाथ अगर हमें ऐसा मिले, जो कि मिलता भी है, ठीक है, कुछ पाथ हमें ऐसा भी मिलता है, और मान लेते हैं कि यहां पर वो रिजिड बॉडी इसको, इस रिजिड बॉडी, जो रिजिड बॉडी हमने लिया है, वो इस तरह के पाथ को कवर करे, ए बी कांस्टेंट है, रिजिड बॉडी है, और इस तरह के पाथ को कवर करे, तो इस तरह के पाथ को हम, और v वेलोसिटी से, तो इस तरह के पाथ को हम लोग क्या कहेंगे? ये स्ट्रेट लाइन का नाम याद करें अगर आप, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लीनियर, लीनियर मोशन भी कहते हैं। क्यों लीनियर मोशन कह रहे हैं? क्योंकि इसका पाथ कैसा है? सीधा मतलब क्या? लीनियर। सीधा मतलब क्या हुआ? लीनियर। लेकिन यहां पर तो कर्व है, और ये कैसा चलेगा? टेढ़ा बाकुल तो चलेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, ये जब भी जाएगा तो सीधा जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्वी लीनियर पाथ। कर्वी लीनियर पाथ क्या बोलते हैं? कर्वी, कर्वी लीनियर पाथ, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? कर्वी लीनियर पाथ। आई नहीं होगा, खैर हो जाता है कभी कभी, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ओहो, ठीक है, कर्वी लीनियर पाथ, क्योंकि ये कर्व भी है और चूंकि रिजिड बॉडी स्ट्रेट जाएगा, इसलिए इस तरह के पाथ को क्या कहेंगे? कर्वी लीनियर पाथ। हम लोगों ने किस किस तरह के मोशन को पढ़ा हुआ है? तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा है, मोशन इन 1D, 1D भी बोलते हैं। 2D भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है सर्कुलर मोशन, ठीक है।
सर्कुलर मोशन जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो अगर थोड़ा इसको फील कीजिए कि कोई रिजिड बॉडी है हमारे पास, ये पहला हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन, ये दूसरा हो गया कर्वीलिनियर, और तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी, तो इसमें बहुत सारे मासेस होंगे, कलेक्शन ऑफ मासेस, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है। इसमें बहुत सारे मासेस होंगे, तो मासेस मान लें कि, और अगर मान लेते हैं, या इससे पहले एक और एग्जांपल हम लोग ले लें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये, ठीक है, ये चक्का व्हील आगे बढ़ रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन एट द सेम टाइम ये घूम भी तो रहा है ओमेगा, एट द सेम टाइम ये घूम भी रहा है। तो इसके पास जो मोशन है वो क्या है एक्चुअली में, वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो क्या है, कॉम्बिनेशन, किसका किसका, ऑफ, सीधा जा रहा है तो सीधा को बोलेंगे ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, एंड गोल गोल भी घूम रहा है ना, तो इसलिए कहेंगे रोटेशन, रोटेशनल मोशन। बात समझ में आ रही है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, सिंपली या शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन T प्लस R। कई जगहों पर हम लोग ऐसा लिखते हैं, कॉम्बिनेशन T प्लस R। बात समझ में आ रही है? यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। बात शुरू कहां से हुई, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो जरूरी है कि थोड़ा हेडिंग को टुकड़ों में बांट के समझे। रिजिड बॉडी को हम लोगों ने समझ लिया। रिजिड बॉडी क्या है, कि अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाए, और फोर्स कैसा हो, या तो एक्सपेंशन वाला हो या फिर कॉम्प्रेशन वाला हो, दोनों में से कोई भी हो, और उसकी वजह से उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज ना हो, तो दैट बॉडी विल बी कॉल्ड रिजिड बॉडी। उस बॉडी को क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। अब रिजिड, अब चूंकि डायनेमिक्स है तो हम लोगों ने पढ़ा है काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, मोशन विदाउट स्टडी ऑफ कॉज, मतलब अगर हम मोशन को पढ़ रहे हैं और बिना उसके कारण को समझे पढ़ रहे हैं तो वो काइनेमेटिक्स है। लेकिन अगर हम मोशन को पढ़ रहे हैं और उसमें रीजन भी इन्वॉल्व हो, कारण भी इन्वॉल्व हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, डायनेमिक्स कहेंगे। तो चूंकि डायनेमिक्स है तो जरूरी है थोड़ा काइनेमेटिक्स के बारे में समझ लें। तो रिजिड बॉडी हम लोगों ने समझ गया। यही रिजिड बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पर जाए, स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन, सीधा चलना, ये हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था। अगर कुछ ऐसा हो तो कर्वी लीनियर पाथ, ये भी मिला होगा। उसके बाद रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल और आगे भी जा रहा है, तो इस तरह के मोशन, जैसे चक्का है ये, तो इसके पास क्या है, ये व्हील आगे भी जा रहा है, v वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है और ओमेगा से घूम भी रहा है। ओमेगा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ओमेगा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में। तो अब यहां पर समझना ये है कि जब ये चक्का, और चूंकि रोटेशनल मोशन है तो इसका मतलब हमें इसी को उठाना है, मेन सब्जेक्ट हमारा यही है फिलहाल, इसी को उठाना है और इसी पर केस स्टडी करनी है एकदम डीपली, ठीक है। तो ये गोल गोल भी घूम रहा है ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी भी आगे भी जा रहा है, इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का। अब समझते हैं कि जब ये गोल गोल घूमेगा, ठीक है, इसको समझाने से पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो, नोट करो। ये जगह मैं गाली करने वाला हूं ताकि उसे अच्छे से और डिटेल वे में समझा सकूं। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब बात कर रहे थे इसी को और अच्छे से डिटेल वे में बताएं, तो कुछ मैं फिगर इस तरह का ले लूं, अगर जैसे यहां पर है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का फिगर अगर ले लें, ठीक है, और ये यहां पर फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ठीक, और इसका एक्सिस कुछ इस तरह है और ये ऐसे गोल गोल घूमे, ये रिजिड बॉडी है, याद रखिए, ये रिजिड बॉडी, ठीक है। और बहुत, ये कलेक्शन ऑफ मासेस होगा, बहुत सारे मासेस होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और उस सब के मास कुछ ना कुछ होंगे, m1 m2, जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो इसे जस्ट पहले पढ़ा है, वहीं से ये सारी बातें मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये मान लीजिए m1,
ठीक है, और मान लेते हैं कि ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मान लीजिए कि ये ऐसे गोल गोल क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है m1, दूसरा पार्टिकल यहां पर है m2, और तीसरा बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मान लेते हैं m3 यहां है और कोई mn यहां पर है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये सिर्फ अभी ओमेगा मतलब गोल गोल घूम रहा है, ट्रांसलेशनल नहीं है, इसके पास कोई ट्रांसलेशनल मोशन अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कैसा घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। इसका एक्सिस क्या है, ये एक्सिस है और ये ऐसे से, जैसे मान लीजिए आपने कॉपी में कोई कॉपी है और उस कॉपी में ऐसे पेन को घोप दिया और घोपने के बाद ऐसे आपने पेन को ऐसे पकड़ा और कॉपी ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक वही चीज है, ठीक है। और पेन कॉपी को अगर खराब कॉपी है तो इस तरह से काट भी दो तो सेम फिगर आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब जब रिजिड बॉडी है और ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है, और अगर मान ले, ठीक है, अगर मान ले कि इन सब की कुछ ना कुछ दूरी है, कहां से, सेंटर से, इसका सेंटर यही है क्योंकि यहीं से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां यहीं पर है, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसको मान लेते हैं ये r1 दूरी हो गई, इसकी मान लेते हैं ये कितनी दूरी हो गई, r2 दूरी हो गई, इसकी मान लेते हैं r3 और इसकी दूरी मान लेते हैं rn, ठीक है। ये सारी चीज समझ में आ रही है बातें कि मास है अलग अलग और सबका कुछ ना कुछ दूरी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सबके पास लीनियर वेलोसिटी होगी। अब ये लीनियर वेलोसिटी क्या है, इसको थोड़ा फिर से रिकॉल किया जाए तो जैसे हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि अगर कोई गोल गोल घूमे सर्कुलर, ठीक है, तो ये इसकी लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। और अगर ये यहां पहुंचे और ये थीटा है तो थीटा अपॉन टी क्या देगा, टी टाइम में अगर जाता है ये एंगुलर वेलोसिटी। ये हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे या होम पेज पे ही अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 11th का मिल जाएगा, 11 CBSE JEE नीट ऐसा करके, उसके अंदर सारे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट बना है और मिल जाएगा इजीली, वहां आप जाकर सर्कुलर मोशन देख सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी हुई है, इसको समझ कर आए हैं वहीं से, और एक रिलेशन भी हम लोगों ने वहां पढ़ा था, V = R ओमेगा, ये रिलेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था, V = R ओमेगा, V = R ओमेगा, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, V = R ओमेगा। अब यही कॉन्सेप्ट यहां यूज करें, अगर ये कैसा घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो ये जब गोल गोल घूम रहा है तो इसके लिए, ये जब गोल गोल घूम रहा है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो इसके लिए मान लीजिए कि ये इधर मूव कर रहा है, v1 से इधर मूव कर रहा है, v2 से ये इधर मूव कर रहा है, सब क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है, और ये इधर मूव कर रहा है vn से। तो हम सब का अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 12 m1 v1² प्लस 12 m2 v2² प्लस डॉट 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 प्लस 12 mn vn²। क्या हम इसकी काइनेटिक एनर्जी इस तरह नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे बात बढ़ाते हैं और इस काइनेटिक एनर्जी को कुछ ऐसे लिखते हैं, चूंकि हम पढ़कर आए हैं और हमने पीछे सर्कुलर मोशन में ये सारी कहानी पढ़ी हुई है, तो हम यहां पर क्यों ना v की जगह r ओमेगा डाल दें। तो जब हम r ओमेगा डालेंगे तो ये हो जाएगा 12 m1, v1 की जगह डालेंगे r1 ओमेगा का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर ओमेगा 1 क्यों नहीं डाला, जाकर ये आप देख लो, जो भी सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन करता है उसका ओमेगा सेम होगा, ओमेगा सबका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हर पार्टिकल इक्वल इंटरवल में इक्वल एंगल सबटेंड करेगा या स्वाइप करेगा।
मतलब थीटा सब पार्टिकल का सेम होगा सेम टाइम में, इसलिए सबका ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। लेकिन v सबका अलग होगा क्योंकि सबके लिए r जो है वो अलग अलग। तो यहां हमने क्या लिख दिया, v बराबर r1 और ओमेगा सबका सेम होगा, r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2। v2 की जगह क्या लिख सकते हैं, r2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, यहां क्या लिख सकते हैं, हाफ mn rn ओमेगा का होल स्क्वायर। ये हमने काइनेटिक एनर्जी किसकी लिखी, इसकी लिखी। अब हमने काइनेटिक एनर्जी इसकी लिख ली, तो हम इसमें से क्या क्या हिस्सा कॉमन कर सकते हैं, ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें से कौन कौन सा हिस्सा कॉमन हो सकता है। तो कॉमन होने वाला जो हिस्सा है वो है, यहां तक की कहानी एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि जैसे ही मैं इसके रिजल्ट तक पहुंचूंगा, रिजल्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये रिजल्ट आपको किसके बारे में आइडिया देगा या किसके बारे में बताएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी, इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो सब में से हम हाफ कॉमन कर लें। सब में से हमने हाफ कॉमन कर लिया, ओमेगा भी कॉमन होगा लेकिन मैं उसे बाद में लिखूंगा। बच गया क्या, ओमेगा भी कॉमन है, ओमेगा भी कॉमन हमने कर लिया है, तो ओमेगा को यहां डाल दीजिए, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें का क्या बच गया, m1 r1, चूंकि ओमेगा स्क्वायर बाहर हो गया तो क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 m नहीं, हाँ mn rn का होल स्क्वायर। कहानी यहां तक क्लियर है एकदम, कोई परेशानी नहीं। अब याद कीजिए, यहां कुछ देर पहले मैंने लिखा था लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती, हाफ mv स्क्वायर। ये जगह मैं खाली कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, देखिए कुछ देर पहले ये जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाली, ये किसकी है, रोटेशनल बॉडी की है। कोई रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रहा है, रोटेशनल बॉडी की हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली। तो यहां हम आर बेस में इसके लिख सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, KER मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि कोई पाथ पर अगर हम एक रिजिड बॉडी को भेजें और वो स्ट्रेट लाइन पर जाए तो उसकी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रेट लाइन, लीनियर या ट्रांसलेशनल ही लिख देते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m मास इनटू, या इसको कंपेयर करना है इसलिए हम थोड़ा कंपैरिजन वाले फॉर्मेट में लिख रहे हैं, हाफ mv स्क्वायर है, m क्या है यहां पर, मास। अब दोनों को आप कंपेयर कीजिए, जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसलेशनल रोटेशनल, तो हाफ की जगह हाफ है, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है ट्रांसलेशनल है इसलिए लीनियर वेलोसिटी, चूंकि ये रोटेट कर रहा है इसलिए एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है, ये ट्रांसलेशनल मोशन, तो हाफ की जगह हाफ है, चूंकि ये ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी, उसको v से दिखाते हैं इसलिए v स्क्वायर। और यहां चूंकि रोटेशनल है तो रोटेशनल मोशन में जो रोटेशनल वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसको ओमेगा से दिखाते हैं। तो v की जगह बराबर में एकदम ओमेगा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी, हाफ की जगह हाफ है। मास के जगह कौन जगह ले रहा है, इस मास के जगह ले रहा है, ये जो हमने मास लिखा, इस मास के जगह पर रोटेशनल में ये हिस्सा जगह ले रहा है। तो हम अगर इस मास को डिफाइन करें, चूंकि ये ट्रांसलेशनल है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इस मास को अगर हम अच्छे से
अपने लिए समझने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इससे हमें क्या आइडिया मिल रहा है? हमें ये आइडिया मिल रहा है कि ये वो मास है जो बता रहा है कि ये मास कैसा मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब हम इसको अपने समझने के लिए एक नाम दे सकते हैं, ट्रांसलेशनल मास। अपने समझने के लिए क्या नाम दे सकते हैं? ट्रांसलेशनल मास। ठीक है, अपने समझने के लिए कि ये मास वो है, ये ट्रांसलेशनल मास है। इससे क्या समझ में आ रहा है? ट्रांसलेशनल मास से समझ में आ रहा है, ट्रांसलेशनल मास से समझ में आ रहा है कि मास स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, ट्रांसलेशनल मास। अपने समझने के लिए ये नाम दे दिया। ठीक उसी तरह ये मास ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, इसलिए इस मास का नाम क्या रख दिया हमने? ट्रांसलेशनल मास। तो हम इस मास को भी तो कुछ वैसा ही नाम दे सकते हैं अपने समझने के लिए। तो हम इस मास का नाम क्या दे देते हैं? इस मास का नाम क्या दे देते हैं अपने समझने के लिए? और ब्लैक कलर से मैं लिख दे रहा हूं, अपने समझने के लिए हमने इस मास का नाम क्या दे दिया? रोटेशनल मास। रोटेशनल मास। अब बात समझ में आ रही? तो रोटेशनल मास एक्चुअली में क्या है? ये मास। ट्रांसलेशनल मास क्या है? ये मास। अब थोड़ा और समझते हैं इसको और डेप्थ में चलते हैं। डेप्थ में चलने का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम नोट में लिखें, नोट में क्या, नोट में अगर हम लिखें कि इन एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो मास बताएगा, मास इन एलएनएम मास बताता है, मास बताता है। यही ट्रांसलेशनल मास की बात कर रहे हैं। इन एलएनएम ट्रांसलेशनल मास बताता है कि कितना चलाना मुश्किल है। मुश्किल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप सिंपल एज्यूम करो, अगर आपको मैं स्प्लेंडर दूं और दोनों का टंकी खाली है, दोनों में तेल नहीं है। एक तरफ मैंने आपको एक बार दिया कि लीजिए भाई, आपको स्प्लेंडर 100 मीटर ठेल कर ले जाना है। ठीक है, मतलब उसमें समझिए चक्का पंक्चर है या फ्यूल नहीं, आपको बस ठेल के ले जाना है। तो आपको मैंने एक बार दिया स्प्लेंडर और आपको दिया मैंने एक बार रॉयल इनफील्ड बुलेट दिया। अब बताएं आप कि किसको चलाना ज्यादा मुश्किल होगा? कॉमन सेंस वाली बात है, जल्दी बताइए। किसको चलाना मुश्किल होगा? बुलेट को। इनफील्ड को चलाना मुश्किल होगा। क्यों इनफील्ड को चलाना मुश्किल है? इसलिए कि इनफील्ड का मास ज्यादा है, स्प्लेंडर का मास कम है। स्प्लेंडर का मास कम है इसलिए उसको आप आसानी से ठेल कर ले जा सकते हैं, लेकिन इनफील्ड का मास क्या है? ज्यादा है। इनफील्ड का मास ज्यादा है तो उसको मुश्किल है, स्प्लेंडर के कंपैरिजन में तो मुश्किल है उसको ठेल कर ले जाना। सिमिलरली उसी तरह, ठीक है, सिमिलरली इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं मास के आगे ट्रांसलेशनल जोड़ दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए अच्छे से, एकदम कंसेप्ट क्लियर होने लगे। फिर से बात करते हैं। ट्रांसलेशनल मास बताता है कि कितना चलाना है मुश्किल। मतलब ट्रांसलेशनल मास बताएगा कि आप कितना उसको स्ट्रेट पाथ पर चला सकते हैं, कितना। जैसे एक ठेला है, ठेले को आप खाली ठेले को ठेल के ले जाइए, आसानी से ठेल सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है। लेकिन उसी पर मैं कुछ वजन डाल दूं, भरपूर सब्जी डाल दूं, भरपूर आलू प्याज डाल दूं, फिर ठेलने में आपको परेशानी होगी। क्यों परेशानी होगी? क्योंकि उसका ट्रांसलेशनल मास क्या हो गया? बढ़ गया। उसी तरह ट्रांसलेशनल मास बढ़ गया। उसी तरह सिमिलरली रोटेशनल मास
बताता है कि कितना घुमाना है मुश्किल, घुमाना है मुश्किल। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? फिर से देखिए, ट्रांसलेशनल मास क्या बताएगा? इन एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है, जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि जिसका ट्रांसलेशनल मास ज्यादा है उसको चलाना मुश्किल है, उसको आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको चलाने में। सिमिलरली रोटेशनल मास बताएगा कि कितना घुमाना है मुश्किल। बेस्ट एग्जांपल, अब जैसे कोई भी एक चक्का ले लो, साइकिल का चक्का ले लो अगर, ठीक है, और उसका वो बॉल बेरिंग, सिर्फ चक्का लेना है, साइकिल नहीं, सिर्फ चक्का ले लो और उसका बॉल बेरिंग ले लो और उसको ऐसे बॉल बेरिंग पकड़ लो और उसके बाद ऐसे घुमाओ। तो जब आप उसको घुमाओगे, ठीक है, तो घुमाना आसान है, इजिली आप घुमा सकते हो। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर मैं आपको चक्की दे दूं जिससे आटा पिसा जाता है, तो उस चक्की को दिया जाए और घुमाया जाए तो वो वजनदार होता है। कभी कहीं मिले आपको मार्केट में या कहीं पर भी, तो आप एक बार उसे छूना जरूर, फील आएगा कि क्योंकि गेहूं पिसना चाहिए ना, तो वजन तो जाहिर सी बात है उसकी ज्यादा होगी। तो उस चक्की को घुमाइए, तो उसको घुमाने में मेहनत लगता है, क्योंकि एक तो वो पत्थर का है तो उसके पास मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और वो थोड़ा मोटा होता है, तो उसको घुमाने में ज्यादा मेहनत लगेगा इन कंपैरिजन उस साइकिल के चक्का को घुमाने में। तो ये जो हम क्या कहेंगे वहां पर, चूंकि दोनों को तो हम घुमा रहे, चक्का को भी ऐसे घुमा रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, चक्की को भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं तो ये भी घूम रहा है। तो चक्की, तो इस घुमाने में जो मेहनत लग रहा है, इसको बताने के लिए हम क्या कहेंगे कि इस चक्की का रोटेशनल मास बहुत ज्यादा है और इस साइकिल के चक्के का रोटेशनल मास बहुत कम है। बात समझ में आ रही है? तो ट्रांसलेशनल मास क्या बताएगा? कितना चलाना मुश्किल। रोटेशनल मास क्या बताएगा? कितना घुमाना मुश्किल। लेकिन हर जगह ये तो समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से कि रोटेशनल मास है क्या और ट्रांसलेशनल मास है क्या। लेकिन हर जगह क्या हम रोटेशनल मास बोलेंगे? नहीं। हम क्या करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रॉपर वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या है वो वर्ड? देखिए, रोटेशनल मास Rm, रोटेशनल मास Rm, रोटेशनल मास क्या है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। अब इस रोटेशनल मास, हर जगह हम रोटेशनल मास तो नहीं कहेंगे, हम इसको एक अच्छा नाम देना चाहते हैं। क्या नाम देंगे? तो नाम, हम इस नाम को कहां से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? ट्रांसलेशनल मास से। तो इसी से मिलता जुलता कुछ होना चाहिए, लेकिन अलग होना चाहिए ताकि हमें मालूम चले स्ट्रेट लाइन है कि रोटेशनल है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सोचते हैं कि ट्रांसलेशनल मास जो है उससे रिलेटेड जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या क्या था, और मैंने यहां लिखा हुआ है इन एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ध्यान से अगर आप सोचें तो आपने एक इनर्शिया वर्ड पढ़ा था, न्यूटन का पहला लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड क्या था? इनर्शिया ये था कि वो खुद से खुद को नहीं बदल सकता, इस प्रॉपर्टी को क्या कह सकते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो यहां पर भी तो वही चीज है, मतलब जहां मास होगा वो खुद से खुद को तो नहीं बदल सकता। अब चक्की अपने चलने लगे तो आप तो घरे छोड़ दीजिएगा कि भाई भूत भलाए रह रहा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है? चलाना पड़ रहा है ना, चलाना पड़ रहा है। तो खुद से तो चलेगा नहीं, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, और इसके लिए हम लोग एक वर्ड इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, इनर्शिया। तो हम लोग यहां पर भी लगाएंगे इनर्शिया, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम होगा उसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मास। रोटेशनल मास क्या है? तो रोटेशनल मास बताता है कि कितना घुमाना मुश्किल, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा कि किसी भी रिजिड बॉडी को कितना आप घुमा सकते हैं और कितना आप नहीं घुमा सकते। घुमाना मतलब रोटेशनल मोशन देना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताएगा? तो ये वो प्रॉपर्टी है या ये वो फिजिकल क्वांटिटी है विच टेल्स दैट हाउ मच या हाउ मच यू कैन गिव रोटेशनल मोशन टू दी रिजिड बॉडी,
कितना आप रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है, फॉर्मूला आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या है, तो कैपिटल आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है कैपिटल आई, याद रखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कैपिटल आई, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिजिड बॉडी का डेफिनेशन मिटाकर मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में सहूलियत हो जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या डिफाइन कैसे करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स यू that how much या how difficult is to give या generate, कुछ भी बोल सकते हैं, is to give rotational motion to a rigid body। बात समझ में आ रही है कि कितना मुश्किल है किसी भी रिजिड बॉडी को घुमाना, रोटेट कराना, ये बताने वाला कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन हो गया है। इसके सिंबल को भी हम लोग जानते हैं। सिंबल इसका क्या होता है, आई, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। जितने मासेस होंगे उन सारे मासेस का हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना है। सारे मासेस को उसके डिस्टेंस के साथ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो सम आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लिए, इसके डेफिनेशन को भी समझ लिए। ये स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें लिख देता हूं, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो सिंपली मास को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। मास को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए मास का यूनिट होता है केजी, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और उस पर स्क्वायर है, इसलिए इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, इट्स एसआई यूनिट इज, ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये इसका एसआई यूनिट। तो यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद का जो लेक्चर है वो यहाँ आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो इसके बारे में और भी, इसका और एक्सप्रेशन है, इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेगा, इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, तो ये सारी चीज़ें इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।